बात की है तो सोनिया गांधी जी के लिए भी विश कन्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्या? विश कन्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी, उनके लिए बीजेपी विधायक के द्वारा, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मुझे मालूम नहीं क्या। नहीं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हरियाणा प्रदेश कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आज यहाँ करनाल में हो रहा है। और करनाल ही जो जगह है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी क्षेत्र है और हरियाणा का एक बहुत इम्पोर्टेंट जिला है। तो आज हमने प्रोग्राम में से यहाँ किया था, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात का प्रोग्राम शुरू किया था और रेडियो द्वारा, टीवी द्वारा, मतलब ये एपिसोड जो है ये करोड़ों लोग ने देखते हैं। और इसमें प्रधानमंत्री जी ने उनके मन में क्या है, उनके मन की जो बात, प्रधानमंत्री जी के मन की बात वो कर रहे थे हर आदमी का मजबूत हाथ। मतलब पर्यावरण है, स्वच्छ भारत मिशन है, देश की एकता है, अखंडता है, इरिगेशन है, बिजली है, रोजगार है। तो ऐसे अनेक मुद्दों पर उन्होंने अपनी भूमिका रखी है और पूरे भारत में ही नहीं, तो ये उनकी मन की बात सुनने वाले भारत के बाहर भी करोड़ों लोग हैं। और इसीलिए मतलब आज एक 100 एपिसोड था। तो आज मैंने भी मेरे 30-40 कार्यकर्ताओं के साथ मैंने भी मतलब एक मैंने भी मतलब ये एपिसोड देखा है और प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट आह्वान है। तो एक तो हमारी जो रिपब्लिकन पार्टी है, एक जमाने में रिपब्लिकन पार्टी यहाँ सत्ता में रही है, यहाँ हमारे हरियाणा में मंत्री भी रहे, पंजाब में मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे 19 एमएलए हाथी सिंबल को चुनकर आई थी और माननीय चरण सिंह जी की सरकार में आरपीआई की 4 मंत्री थे। अब्बास मलिक नाम के दिल्ली के मेयर ये हाथी सिंबल को चुनकर आए थे और वो दिल्ली के मेयर बने थे। तो एक ज़माने में रिपब्लिकन पार्टी यहाँ नॉर्थ इंडिया में स्ट्रांग थी, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको बीपी मौर्य जी कांग्रेस में जाने के बाद यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ज़्यादा एक्टिव नहीं रही है। अभी मेरी कोशिश जारी है कि हरियाणा में पार्टी को मजबूत करे। सोनू कुंडली जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश हमारी चल रही है। और दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, सवर्ण समाज के लोग हो, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, मानते मतलब उनको देश में रहना है तो संविधान को मानना ही होगा। तो ऐसे सभी वर्गों को इकट्ठा करने की कोशिश हमारी है। एक तो रिपब्लिकन पार्टी ने बहुत बार मांग किया था कि एससी, एसटी और ओबीसी को जिस तरह आरक्षण मिलता है उसी तरह सवर्णों में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं ऐसे लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो 8 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल पहले हमारा जो मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, हमारे पास रिजर्वेशन का विषय आता है, तो सवर्णों को 10% आरक्षण देने का निर्णय हुआ। और इस आरक्षण में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी धर्म का आदमी हो, इस कैटेगरी में बैठने वाले जिसका उत्पादन 8 लाख के अंदर है और जो एससी, एसटी, ओबीसी में नहीं है, ऐसे कास्ट के फैमिली के बच्चों को शिक्षा में और नौकरी में आरक्षण देने का निर्णय हुआ है।
जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना जो शुरू की थी 2014 में, तो आप लोगों को आश्चर्य होगा कि जिन लोगों ने कभी बैंक अकाउंट, बैंक का दरवाज़ा नहीं दे देखा था, ऐसे लोगों का भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। इसीलिए तो 2014 में स्कीम शुरू हुई थी और अभी तक मतलब 48 करोड़ 13,92,000 48 करोड़ 13,92,000 इतने लोगों के अकाउंट खुले हैं। और हरियाणा में देखा जाए तो हरियाणा में भी बड़ा आंकड़ा है, 91,27,000 इतने अकाउंट बैंक में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, जो 50,000 से लेकर 10 लाख तक छोटा मोटा रोजगार करने के लिए, स्वयं रोजगार करने के लिए बैंकों द्वारा लोन दिया जाता है, उसके लिए कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है। और बहुत बार बैंक वाले तकलीफ देते, इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम शुरू की और बैंकों को आदेश दिया कि जो अप्लाई करेगा उसको आधार कार्ड वगैरह ठीक है, लेकिन बाकी का एक गारंटी लाओ, इसी तरह का कोई भी उसमें अड़चन नहीं है। तो जो अप्लाई करता है उनको लोन मिलता है। तो अभी तक कम से कम ये 2015 में स्कीम शुरू हुई और अप्रैल 2015 में, और अभी तक 39 करोड़ 65 लाख 39 करोड़ 65 लाख इतने लोगों को लोन मिला है। और हरियाणा का देखा जाए तो कम से कम 76,80,000 लोगों को मुद्रा योजना का फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर की है, जिनके घर में गैस सिलेंडर नहीं है, ऐसे लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर देने की योजना बनाई और अभी तक ये योजना 2016 में से शुरू हुई और अभी तक 9 करोड़ 56 लाख इतने लोगों को अभी तक मतलब गैस सिलेंडर मिले थे देश भर में। और हरियाणा का देखा जाए तो 7,68,000 इतने गैस सिलेंडर मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी मतलब पूरे देश भर में 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मकान मिले हैं। और हरियाणा में भी अर्बन एरिया में 65,000 हाउसेस कंस्ट्रक्टेड इतने मिले हैं। अभी रूरल का आंकड़ा मेरे पास अभी नहीं है। हाँ, ये मतलब ये अर्बन में 65,000 लोगों को मकान मिले हैं हरियाणा में, और रूरल एरिया में 43,000 लोगों को हाउसेज मिले हैं। और आयुष्मान भारत योजना जो है, एक फैमिली को एक साल में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए देने की स्कीम है। उस स्कीम के अंतर्गत अभी तक ये स्कीम 2018 में ये शुरू हुई और अभी तक 4 करोड़ 42 लाख इतने लोगों को इसका फायदा मिला है देश भर में। और हरियाणा में देखा जाए तो 5,75,000 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। तो इसी तरह मतलब जो स्कीम है, स्कीम के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने सोच कर योजनाएं बनाई है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी तरह की उनकी घोषणा है। और वो सोच कर काम करते हैं, वो शांति से काम करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस वाले हमेशा गाली देने का काम करते रहते हैं और जितनी ज़्यादा गालियाँ देंगे उतना नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और भी स्ट्रांग होगा। जिस तरह 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने 450 सभाएं ली जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने पूरा झंझावात पूरे देश भर में तैयार किया। हर जगह पर मोदी 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 की घोषणाएं लोगों को सुनने के लिए मिलने लगी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने ज़बरदस्त हमला किया और लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
पहली बार बीजेपी को 282 सीटें मिली और बाद में 5 साल के बाद राहुल गांधी जी ने राफेल के मुद्दे पर मोदी जी को घेरने का काम किया। ये राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है, इसी तरह की बातें उन्होंने की। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच की तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई राफेल में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और राहुल गांधी ने माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कोर्ट ने बोलने के बाद राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ी। तो इसी तरह के आरोप जानबूझकर किए जाते हैं। ठीक बात है, आरोप करो, हमने अच्छा काम करना चाहिए इसीलिए क्या सुझाव देना है वो करो, लेकिन आपत्तिजनक टिप्पणियां करना ठीक बात नहीं है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक पार्टी के बड़े पार्टी के अध्यक्ष है। एक ज़माने में ये पार्टी 60-70 साल तक सत्ता में रही है। ये पार्टी ने थोड़ा डेकोरम रखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा शब्द प्रयोग ठीक करना चाहिए। ये झूठ बोल रहे हैं, ये है वो है, इसी तरह की बातें करना अच्छी बात नहीं है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि जितना नरेंद्र मोदी जी का विरोध करेगा और जितना भी कितने लोगों को इकट्ठा आना है वहाँ नहीं दो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो या नीतीश कुमार जी हो, शरद पवार जी हो, उद्धव ठाकरे हो या कोई भी है नेता हो, ये कितना भी इकट्ठा आएंगे तो हमारे एनडीए को कोई नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर होगा नहीं। हम इस वक्त कम से कम 350 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और एनडीए दोबारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता में आएगी। तो इसी तरह और अभी कर्नाटक का भी जो चुनाव चल रहा है, कर्नाटक में रिपब्लिकन पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया है और अभी मैं 2 तारीख को 6 तारीख को मैं कर्नाटक में प्रचार के लिए जा रहा हूँ। ज़रूर मतलब वहाँ बीजेपी अच्छी वोटों से जीतेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में रिपब्लिकन पार्टी को पूरे स्टेट में किस तरफ बढ़ाया जा सकता है, सभी वर्गों को किस तरह जोड़ा जा सकता है, किसान है, खेत मजदूर है, कामगार है, दलित है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज़ है, ऐसे सब लोगों को इकट्ठा करने की भूमिका हमारी है और हरियाणा में एक मजबूत पार्टी के रूप में हम पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं। चुनाव लड़ेंगे सर 2024 में आप हरियाणा का? हाँ, मतलब हम कोशिश करेंगे, बीजेपी के साथ अलायंस की कोशिश हम करेंगे। अगर अलायंस होता नहीं है तो कुछ लिमिटेड सीटों पर या कैंडिडेट हमको अच्छे में मिलेगी, कुछ सीटों पर हम लड़ेंगे, बाकी की जगह पर बीजेपी का समर्थन करेंगे। सर, मोदी सरकार ने आदेश जारी किया था वीआईपी कल्चर को समाप्त कर दिया जाएगा, कोई भी रेड बत्ती लगाकर नहीं चलेगा, लेकिन आज भी देखने को मिलता है बड़े बड़े अधिकारी 3 तरह की बत्तियां लगाकर अपनी गाड़ियों पर घूमते हैं। वीआईपी कल्चर समाप्त नहीं हो पा रहा है, तो क्या इसमें सच्चाई क्या है इसके अंदर? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि भाई जो लाल बत्ती की गाड़ी थी तो कोई भी मिनिस्टर अपनी गाड़ी को लाल बत्ती नहीं लगाएगा। एडवोकेट्स में शामिल थे। तो अभी अधिकारी जो है पुलिस अधिकारी, वो शायद उनके गाड़ी में बत्ती रहती होगी, लेकिन अभी उसका निर्णय क्या है मुझे मालूम नहीं। अगर ऐसा निर्णय होगा तो बत्ती तो नहीं लगानी चाहिए। सर, खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीत कर आते हैं, लेकिन जंतर मंतर पर काफ़ी दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं, कहाँ जा रहा है? प्रदर्शन अभी करने का सबको अधिकार है, लेकिन उसमें सच्चाई क्या है इसकी जांच हो रही है। और जो ब्रिजमोहन है ना, ब्रिजमोहन जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पहलवान भी है, उनके खिलाफ मतलब कुछ टिप्पणियाँ, कुछ आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और हरियाणा के कुछ पहलवान मतलब उनके खिलाफ आंदोलन के लिए वो बैठे जंतर मंतर पर। तो ब्रजमोहन का कहना है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है, ऐसा उनका अभी उनकी कंप्लेंट है, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तीसरा मोर्चा बनता है तो कुछ एनडीए पर प्रभाव
तीसरा मोर्चे की बात हो रही है नीतीश कुमार के कभी नेतृत्व में, कभी और नेताओं के नेतृत्व में। अगर बनता है तीसरा मोर्चा तो राजनीति पर उसका क्या असर पड़ेगा सर? तीसरा मोर्चा बनेगा या चौथा मोर्चा बनेगा तो राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी कहाँ इधर जाते हैं कि उधर आते हैं। लेकिन अब वो अगर एनडीए में आएंगे तो हम उनको लेंगे नहीं। नीतीश कुमार जी 2 बार इधर आए फिर चले गए। अटल जी के टाइम पर वो एनडीए में रहे, रेल मंत्री रहे। उसके बाद वो फिर चले गए, फिर लालू जी के साथ सरकार बनाई, फिर उनको छोड़कर फिर बीजेपी के साथ आए। और इतनी कम सीटें आने के बाद भी बीजेपी की 71-72 सीटें आई थी और खाली 45 सीटें नीतीश कुमार जी की आई थी। उसके बावजूद भी बड़ा मन करके नरेंद्र मोदी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। उसकी जान उन्होंने रखने की आवश्यकता थी, उनकी याद उन्होंने रखने की आवश्यकता थी। लेकिन बीजेपी को छोड़कर फिर वो आरजेडी के साथ चले गए, तो उनका कोई फर्क होगा नहीं, क्योंकि ये पार्टियां एक एक राज्य में हैं। बाकी कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी के नेतृत्व में ऊपर उठेगी ऐसा लगता नहीं है। और राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन जो है ये नियम के मुताबिक है। जिस तरह फैजल जी जो लक्षद्वीप के एनसीपी के एमपी थे, उनको भी कोर्ट ने सज़ा सुनाने के बाद जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स सेक्रेटरीट है, अगर ऐसी सज़ा किसको होती है तो उसको डिस्क्वालीफाई करने का नियम है। उसमें बीजेपी का या हमारे सरकार का कोई संबंध नहीं है। तो राहुल गांधी को जब सूरत कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनवाई, तब वो सेक्रेटरी ने उसको डिस्क्वालीफाई किया है उसमें। नहीं, और जो अभी राहुल वो गांधी कोर्ट जी ने में इसका समर्थन किया था पहले, हाँ? मनमोहन सिंह की सरकार में डिस्क्वालीफाई के लिए कब्जी बढ़ाने की बात थी 3 या 4 साल। उस समय राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़ दिया था, उन्हें कहा था कि 2 साल ही रहना है, तो उसी जाल में खुद फंसे। नहीं, राहुल गांधी जी को मतलब नहीं, मनमोहन सिंह के टाइम पर क्या क्या हुआ था? मनमोहन सिंह के टाइम में चर्चा चली थी कि डिस्क्वालीफाई उसे किया जाए, इसके खिलाफ 4 साल से अधिक अधिक सजा हो। सजा लेकिन हो। उन्होंने 2 साल का ही रखा और अध्यादेश फाड़ दिया उन्होंने, राहुल जी राहुल ने जी 2 ने। साल का ही टर्म रखा गया उसमें, जिसको 2 साल सजा होगी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो डिस्क्वालीफाई होगा। वो राहुल जी ने किया था, वो खुद ही इसमें फंस राहुल जी गए। अपने जाल में खुद फंस गए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो ठीक है, मतलब वो कानूनी है, मतलब नियम ही है। जिस तरह फैजल जी को डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन बाद में कोर्ट ने उनको उनकी मेंबरशिप बहाल की है, उसी तरह राहुल गांधी जी भी अभी गुजरात के अहमदाबाद के हाईकोर्ट में गए हैं। अगर हाईकोर्ट बताता है कि भाई उसका डिस्क्वालिफिकेशन ठीक नहीं है, उनको दोबारा लेना चाहिए, तो हमको कोई दिक्कत नहीं, जो कोर्ट फैसला देगा वो फैसला हमको मंजूर होगा। लेकिन जानबूझकर राहुल गांधी जी को तकलीफ देने का सरकार का कोई संबंध नहीं है, नहीं था। और राहुल गांधी जी का जो मकान है, मकान उनको ये नियम के मुताबिक जब मेंबरशिप जाती है तो 1 महीने का 2 महीने का टाइम दिया जाता है और मकान खाली करने के लिए बोला जाता है। मैं जब कांग्रेस अलायंस में मैं था, मैं 3 बार लोकसभा में था। जब मैं 2009 में शिरडी से मैं कांग्रेस के अलायंस में था, लेकिन मैं हार गया था। लेकिन उसके बाद मैंने कांग्रेस पार्टी से अलायंस तोड़ दिया था और मैं 8 लोधी स्टेट में रहता था, जहां अभी राम गोपाल यादव जी रहते समाजवादी पार्टी के खान मार्केट के सामने। तो मेरा बंगला जो है, बंगले के लॉक तोड़कर, मेरे कपाट के लॉक तोड़कर मेरा पूरा सामान, बाबा साहब की किताब, बुद्ध की मूर्तियाँ, बाबा साहब के फ़ोटो, ऐसे पूरे उन्होंने रास्ते पर लाकर उन्होंने रखे थे। तो कांग्रेस वाले तो इतने सालों से रहते हुए किराया नहीं देते थे, लेकिन 15 दिन लेट हुआ, इसीलिए उन्होंने मेरा सामान बाहर निकाला था।
तो इसी तरह राहुल गांधी को तकलीफ देने विषय नहीं, वो राहुल गांधी अपनी पार्टी बढ़ाए, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगी ऐसा नहीं दिखता है। सर, आप कहते हैं संसद में भी आपने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ भी रहा, और जब हमें लगने लगा कि बीजेपी की सरकार आने वाली है, हम बीजेपी में आ गए, तो ऐसा दोबारा से तो आप कहीं दल नहीं बदल लेंगे कुछ? नहीं, दल बदलना, जब तक हवा मोदी जी की है तब तक दल बदलने का विषय नहीं है। मैंने बोला था कि मुझे हवा का रुख मालूम होता है, और इसीलिए मोदी जी की हवा और भी कई साल तक चलती रहेगी। और 3-4 बार तो मोदी जी बीजेपी एनडीए की सरकार रहेगी, बाद में आगे क्या होता है देखते हैं। लेकिन और 2024 में तो हमें कोई चिंता नहीं है। 2024 में हम ज़रूर मतलब अच्छी सीट लेकर हम जीतेंगे। 29 में भी जीतेंगे, 34 में जीतेंगे, 39 में जीतेंगे, बाद में क्या होता है वो देखेंगे। जैसे आपको सर, पासवान जी के बारे में कहा जाता है कि राजनीतिक मौसम के बहुत अच्छे जानकार हैं, राजनीतिक मौसम के, जैसा राजनीतिक मौसम होता है उस हिसाब से डिसीजन लेते हैं अपने क्षेत्रवासियों के भले में, अपने क्षेत्रवासियों के भलाई के लिए, कल्याण के लिए। आप भी मौसम अच्छा है, मतलब अगर मोदी जी का मौसम अच्छा है तो मेरा भी मौसम अच्छा है, क्योंकि मेरी पार्टी उनके साथ है। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी जिसको सपोर्ट करती है उनको सत्ता मिलती है। दलितों का वोट जिनके बाजू में जाता है उनको सत्ता मिलती है। इसी तरह मतलब मैं 2012 में बीजेपी के साथ मैं आया, 2014 में मैं राज्यसभा में आया, और अभी मेरी राज्यसभा 2026 तक है। तो मुझे अगर अभी टिकट मिलता है शिरडी से, तो मैं शिरडी से लोकसभा का लड़ना चाहता हूँ। तो देखते हैं, मेरी राज्यसभा 2026 तक है, लेकिन अगर मुझे टिकट अगर मिलती है तो मैं आरपीआई की टिकट पर मैं लड़ूंगा। और अभी आरपीआई के हमारे नागालैंड में 2 एमएलए चुनकर आए हैं। हमारे बलबूधर हम 8 सीट लड़े थे, उसमें 2 जगह पर हमको जीत मिली। हमारे 4 कैंडिडेट सेकंड में आए, और नागालैंड में हमारी पार्टी को मान्यता मिली है। तो अभी अगले चुनाव में हमारी कोशिश ये भी रही हरियाणा में, कि हरियाणा में भी अगर हमारे 2-3 एमएलए चुनकर आते हैं तो आरपीआई को यहाँ भी मान्यता मिल सकती है। तो बीजेपी से बात करेंगे, मनोहर लाल खट्टर जी हमारे अच्छे मित्र हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का नाम क्या है? ओम प्रकाश धनखड़। हाँ, ओम प्रकाश धनखड़। हाँ, वहाँ ओम प्रकाश धनखड़ जी जो है उनके साथ भी मेरे संबंध अच्छे हैं। और अमित शाह, जेपी नड्डा जी से बात करके, हरियाणा एक छोटा राज्य है, अच्छा राज्य है, और यहाँ हम अलायंस के बारे में ज़रूर विचार करेंगे। 4-5 सीटें अगर आरपीआई को मिलती है तो हम बीजेपी को मजबूत करने के लिए कोशिश करेगी। सर, सीवर की सफाई का काम आज भी मैनुअल काफ़ी जगह किया जा रहा है, काफ़ी मोर्चें भी हो रही हैं, तो अभी रुक नहीं रही वो मोर्चें, तो उसको लेके आपने कहा था कि इसको बदलेंगे व्यवस्था को, तो अभी तक बदला नहीं गया। कई जगह ऐसी मैनुअल चल रहा काम। नहीं, मैनुअल स्कैवेंजर का जो विषय है हमारे मंत्रालय का विषय है, और हाथ से मैला ढोने की पद्धति को विरोध करने वाला कानून 2013 में मतलब बन चुका है। और बहुत जगह पर एक काम पूरा बंद है, जहाँ भी शुरू होगा वो काम बंद करने का आदेश हमारे मंत्रालय का है। जो ड्रेनेज में वगैरह जाकर जो काम करते हैं तो उसके लिए मशीनरी लाकर उसकी साफ सफाई करनी चाहिए, ना कि उनको सफाई मजदूर को अंदर मतलब उसमें अंदर उसको भेज कर मतलब उनके जीवित को भी तो धोखा हो सकता है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि भाई इस पद्धति को पूरा बंद करना है। एक सफाई मजदूर फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, सफाई मजदूर कमीशन है, उनके माध्यम से उनको पूरी मदद करने की कोशिश हमारी होती है। उनको एक 40,000 रुपये देने की एक हमारी स्कीम है, वो 40,000 रुपये देकर वो छोटा सा धंधा करे तो वो कोई पैसा रिटर्न हम नहीं लेते हैं। बाकी फाइनेंस करने के लिए मतलब हमारा शेड्यूल कास्ट NSFDC है, सफाई मजदूर फाइनेंस कमीशन है, कॉरपोरेशन है, उनके माध्यम से उनको मदद की जाती है।
सर सर आपने आपको लगता है विवादित कि आपकी टिप्पणी की गंगा बात पार की भाजपा है। की वजह से हो सकती है, फिर भाजपा में क्यों नहीं आ जाते आप? हाँ सर आपको लगता है आपकी गंगा पार भाजपा की वजह से हो सकती है, तो नहीं। भाजपा में क्यों नहीं आ सकते? नहीं, भाजपा में जाने का विषय नहीं, मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी एनडीए का एक पार्टनर है और भाजपा में जाने का विषय नहीं है। मेरी पार्टी पूरे देश भर में मेरी काम करती है और बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा से मेरी पार्टी काम करती है। तो हम बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है, हम बीजेपी में जाने का विषय पैदा नहीं होता है और हम कभी बीजेपी में नहीं लेते जाएंगे। सर जैसे आपने आज विवादित मन की टिप्पणी की बात की 100 है एक एपिसोड बार। पूरे वो मन की बात के तो उसको लेकर आप बताओ। हो गया।